नमस्कार, स्वागत है सिटी न्यूज़ में। सिटी न्यूज़ लगातार कई विषय के मुद्दों पर लेकर आपके बीच आता रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे हम अहम मानते हैं और आपके बीच लाते रहे हैं। तो पुनः एक बार फिर आज हम शिक्षा को लेकर आपके बीच आए हैं। देखिए, बहुत सारे लोग, छात्र छात्राएं हमारे चैनल को फॉलो करते हैं और हमसे पूछते हैं कि आप इन क्षेत्रों में क्यों नहीं जाते हैं, इन सब्जेक्ट के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। तो आज जो हम विषय पर बात करने वाले हैं, अर्थव्यवस्था। चाणक्य ने कई वर्ष पूर्व एक अर्थव्यवस्था बनाया था, एक किताबें लिखी थी जिस पर आज पूरी दुनिया कायम है, अर्थव्यवस्था से बाहर नहीं जाती है, जिसको इकोनॉमिक्स हम लोग कहते हैं। और आज जिस विषय पर हम लोग बात करेंगे, हमारे साथ गेस्ट भी हैं, इनसे हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था क्यों जरूरी होती है, जो परीक्षाएं होती हैं या जो हम लोग पढ़े हैं उसमें अर्थव्यवस्था कितना काम करता है। और सबसे पहले सर का हम स्वागत करने से पहले मैं बता दूं कि चाणक्य ने जो लिखा था वो बहुत सही लिखा था और आज हम जिस जगह बैठे हैं वो चाणक्य आईएएस एकेडमी हजारीबाग में। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। हम आपसे जुड़ेंगे। पहले सर का परिचय मैं करा दूं कि डॉक्टर उदय भान सिंह अर्थव्यवस्था पिछले 20 वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं और हजारीबाग ही नहीं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इन्होंने शिक्षा, अर्थव्यवस्था से जुड़े जो पढ़ाई होती है वो छात्र छात्राओं को उन्होंने दिया है और पिछले 20 वर्षों से आईएएस एकेडमी से जुड़े हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने पढ़ाई की थी, कई पुस्तकें इन्होंने लिखा है। इनसे जानेंगे हम कि क्या पुस्तक थी, क्या लिखा इन्होंने, इन्हें सम्मानित भी किया गया है और आज के समय में परीक्षा में अर्थव्यवस्था की क्या जरूरत होती है। सर, स्वागत है सिटी न्यूज़ में। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय हो जाए सर कि आपका नाम क्या हुआ सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं और शिक्षा से कब से जुड़े हुए हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सिटी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप हमसे जुड़ करके यह मेरा एक साक्षात्कार ले रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे सिटी न्यूज़ परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर उदय भान सिंह पिछले 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी सेवाएं दे रहा हूं। टीचिंग और लेखन दोनों के क्षेत्रों में मैं एक साथ काम कर रहा हूं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट हूं और वहीं से मुझे किताबें लिखने की भी जो आदत पड़ी और मेरी पहली पुस्तक 2003 में यूनाइटेड बुक डिपो इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी, जिसे योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस समय वह अर्थव्यवस्था पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक घोषित की गई थी। इसके साथ साथ मैं अब तक लगभग 20 पुस्तकों को मैंने लिखा है, जो टाटा मैकग्रा-हिल, प्रभात प्रकाशन, यूनिक पब्लिशर और न्यू विशाल पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित हुई। अभी लगभग 2 महीना पहले मेरी एक पुस्तक आई, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विविध आयाम और चुनौतियां, जिसका विमोचन माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने अपने निवास पर किया था। वह पुस्तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भारत की विदेश नीति है, भारत का विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध है या जो वैश्विक परिदृश्य में बदलाव आ रहा है उसको लेकर के लिखी गई है, जो सिविल सेवा के साथ साथ एक सामान्य नागरिक के लिए, एक या सामान्य व्यक्ति के लिए भी काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। सर का परिचय हमने जाना है और सर ने बताया कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में ये है, सर को कैसे सम्मानित किया गया है। तो अब जो हमारा प्रश्न होता है, जो या फिर हमारे छात्र छात्राओं के जो सवाल होते हैं, हम सर से जानेंगे। सर, देखिए, पढ़ाई अर्थव्यवस्था की जो होती है कि 7th क्लास से ही शुरू हो जाता है। अर्थव्यवस्था जो 7th क्लास से ही शुरू हो जाता है, तो 7th क्लास से लेके किसी भी व्यक्ति की, या छात्र छात्राएं कहते हैं उनके भविष्य तक या नौकरी पाने के लिए जेपीएससी यूपीएससी में, तो कितना महत्वपूर्ण होता है अर्थव्यवस्था को पढ़ना और पढ़ाना। मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं, केवल एक छात्र छात्रा के लिए ही नहीं बल्कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी अर्थव्यवस्था काफी महत्वपूर्ण होती है। अर्थव्यवस्था का बेसिक होता है लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को कैसे पूरा जाए। हम और अब
आप कोई भी कार्य करते हैं उसका पहला उद्देश्य होता है अपने मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड को पूरा करना। एक अनपढ़ व्यक्ति होता है, एक गरीब व्यक्ति होता है या समाज के किसी क्षेत्र का व्यक्ति होता है, वो अपना एक बजट बनाता है। तो बजट भी हमारे अर्थव्यवस्था का विषय वस्तु होता है। केवल प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए अर्थव्यवस्था जरूरी नहीं, बल्कि हमारे व्यवहारिक जीवन में भी सफलता के लिए हमें अर्थव्यवस्था के विविध विषयों पर अध्ययन करना पड़ता है। यानी कह सकते हैं कि एक आम नागरिक से लेकर एक सुखी संपन्न आदमी के लिए भी जीवन में अर्थव्यवस्था बहुत एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के, चाहे वह उद्योगपति हो, व्यापारी हो, राजनेता हो, फिल्मी दुनिया से हो, खेल की दुनिया से हो, सबके लिए अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है और अर्थव्यवस्था हमारे जीवन को प्रभावित करने का काम कर रही है। अभी के समय में सर, जो अर्थव्यवस्था, जो लोग, जो बच्चे होते हैं, जो हमने पढ़ा था, कितनी चुनौतियां हैं, मानते हैं कितनी चुनौतियां, क्या सही मायने में चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था को पढ़ाना? चुनौती अर्थव्यवस्था में नहीं, हर विषय में। यह एक गलत परसेप्शन बन चुका है कि अर्थव्यवस्था एक कठिन विषय है। मैंने अपने 20 वर्ष के अध्ययन के दौरान यह पाया कि अर्थव्यवस्था बहुत आसान विषय है। चुनौती इसलिए हमारे हो जाती है कि उस विषय का हम बेसिक नहीं जानते हैं। जब भी किसी विषय का हम बेसिक समझ लेते हैं तो हमारे लिए चुनौती नहीं होती है। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अध्ययन करना चाहें, अगर हम कहें कि झारखंड के विकास में ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की क्या भूमिका है, इसको एग्जामिन कीजिए, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। उसके बाद उसके रोल को हम एग्जामिन करेंगे। जब तक हम ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की परिभाषा नहीं बताते हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में नहीं बताते हैं, तब तक सीधे भूमिका पर आ जाएंगे तो वह हमारे लिए एक बोझिल सब्जेक्ट। मैं आपको एक सेंटेंस में कहना चाहूं कि अर्थव्यवस्था उतना ही आनंददायक सब्जेक्ट है जितना आपको कपिल शर्मा के लाफ्टर शो में या मनोज तिवारी के भोजपुरी गीत सुन करके हम और आप आनंदित होते हैं, या कोई मसाला मूवी देख करके। उससे अधिक आसान इकोनॉमी को पढ़ाना और पढ़ना दोनों ही है। सर, क्या लगता है कि अर्थ और व्यवस्था, ये जो दो शब्द बने हैं, तो उसमें जब चाणक्य ने जब लिखा था अर्थ और व्यवस्था को, तो क्या लगता है कि आज के समय दोनों को कैसे कंबाइन किए लोग करते हैं? देखिए, हमेशा से सिस्टम को जो आर्थिक होता है उसको व्यवस्था से जोड़ना होता है। हमेशा से किसी सिस्टम को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी है। वर्तमान में भी सिस्टम को चलाने के लिए धन की आवश्यकता। व्यवस्था धन का सृजन करती है और धन व्यवस्था को रेगुलेट करने का काम करता। दोनों एक नदी के दो किनारे हैं। बिना धन के न तो व्यवस्था हो सकती है, न तो बिना व्यवस्था के धन हो सकता। झारखंड के संदर्भ में अगर कहें हम, श्रीमती बीना एंस्टे जो एक बहुत बड़ी फेमस इकोनॉमिस्ट रही हैं, उनका कथन है कि भारत एक धनी देश है परंतु यहाँ के निवासी गरीब हैं। यही सेंटेंस हम झारखंड के संदर्भ में भी देखते हैं कि झारखंड एक धनी राज्य है, यहाँ के लोग गरीब हैं। यहाँ के पास संसाधन की कमी नहीं है, झारखंड में रिसोर्सेस की कमी नहीं है, झारखंड में टैलेंट की कमी नहीं है। झारखंड की व्यवस्था अफेक्टिव नहीं हुई, जिसके कारण आज झारखंड विकास के दौर में काफी पीछे छूट गया है। यहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार। हम यह नहीं कह रहे हैं केवल यह झारखंड की समस्या है, लेकिन झारखंड के बारे में हम इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। झारखंड एक संसाधन संपन्न है, हमारे जेब में पैसा, फिर भी हम गरीब हैं, भुखमरी का शिकार हैं, हमारा पर कैपिटा इनकम काफी लो है। तो व्यवस्था धन को रेगुलेट करती है और धन व्यवस्था को डायरेक्शन करता है, व्यवस्था को और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के काम करता है। आपने पूरे सवाल में एक बातें मुझे बताया कि कपिल शर्मा के लाफ्टर चैनल में, ठीक, तो कपिल शर्मा की ही बात को हम लेके आते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल मेरा नहीं, बच्चों का है। कोई बात ठीक है ना, बच्चों का है कि क्या यूपीएससी और जीपीएससी की परीक्षा जब होते हैं तो अर्थशास्त्र से पूछे जाने वाले प्रश्नों का अंक क्या निर्धारित किया जाता है? देखिए,
किसी सब्जेक्ट का अंक नहीं यूपीएससी निर्धारित, एक अप्रॉक्सीमेटली बताते हैं कि इस सब्जेक्ट से लगभग इतना क्वेश्चन। जैसे हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की, तो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में। उस 100 प्रश्न में 20 प्रश्न लगभग, जो मैं अनुभव के आधार पर पिछले ट्रेंड को देखते हुए मैं बता रहा हूं कि 20 प्रश्न पत्र लगभग इकोनॉमी से होते हैं। जो टोटल का आप परसेंटेज निकालें तो 20% हो जाते हैं। इसमें हम करंट इकोनॉमी की बात करें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को ऐड कर दें तो टोटल 26-27% हो जाते हैं। तो 26-27%, 25% एक सब्जेक्ट से पूछ लिया जाता है तो वह सब्जेक्ट काफी डिसाइडिंग सब्जेक्ट हो जाता है। तो अर्थव्यवस्था को लेकर के या पॉलिटी को लेकर के या किसी सब्जेक्ट को लेकर यूपीएससी यह फिक्स नहीं किए कि इतना प्रश्न इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। लेकिन जो पिछले हम 15 वर्ष का ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो यूपीएससी में हमेशा से लगभग जो है 20 से 25% प्रश्न इकोनॉमी से पूछे जाते हैं, जिसमें इंडियन इकोनॉमी भी होती है, कुछ क्वेश्चंस वर्ल्ड इकोनॉमी से होते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशन से होते हैं या इंडियन इंस्टीट्यूशन से होते हैं। सो क्या लगता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों जरूरी होता है? देखिए, मैंने आपने पहला भी प्रश्न हमसे किया था कि अर्थव्यवस्था केवल छात्र छात्राओं के लिए जरूरी है या अर्थव्यवस्था केवल सामान्य नागरिकों। आपका दूसरा प्रश्न भी इससे संबंधित है। देखिए, हमें व्यवहारिक जीवन के बारे में समझने के लिए, प्रशासन में जब जाने के लिए जो वर्ग तैयारी कर रहा है तो प्रशासन में जब जाता है तो सरकार की आर्थिक नीतियां, सरकार की सामाजिक नीतियां, सरकार के वेलफेयर से संबंधित नीतियों को एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर लागू करने का दायित्व होता है। अगर हम आर्थिक विषयों के बारे में, संसाधनों का कैसा उपयोग करें, कैसे हम कम संसाधनों से अधिकतम रिजल्ट प्राप्त करें, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तो जो भारत एक कल्याणकारी राज्य है उसकी अवधारणा को हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। केवल प्रशासन में जाने के बाद हमें प्रशासन के सिद्धांतों पर काम नहीं करना पड़ता, बल्कि हमें व्यवहारिक होकर के एक गरीब जनता से भी समस्या सुनना है, एक उद्योगपति की भी समस्या सुनना है, तो एक किसान है उसकी भी समस्या सुनना है। तो इसके लिए अर्थव्यवस्था का व्यवहारिक नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। यानी अर्थव्यवस्था जो होता है कि किसी भी आम जो जिंदगी होती है उसमें बहुत जरूरी, बहुत बिल्कुल, अर्थव्यवस्था व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक को प्रभावित करता। एक बच्चे का जन्म होता, उस समय धार्मिक उत्सव करने के लिए भी उस परिवार को पैसे की जरूरत होती है। उसके बाद बच्चों का एजुकेशन होता, बच्चों की शादी होती है, फिर उसके बाद परिवार को चलाने के लिए, यहाँ तक कि जब व्यक्ति अपने जिंदगी के अंतिम पड़ाव को समाप्त कर चुका होता, उसका दहन या उसको कहीं दफनाने या उसको जीवन का अंतिम क्रिया करने के लिए भी हमें पैसे की आवश्यकता होती है। चाहे हम किसी शमशान घाट पर जाएं या कब्रगाह में जाएं, वहां पर भी हमें पैसे की आवश्यकता एकदम जरूरी है। सर, जो अनुभव रहा है, जो 20 वर्षों का अनुभव रहा है, कुछ ऐसा कुछ पल रहा होगा आपके साथ जरूर जुड़ा हुआ होगा कि वो यादगार बन गया हो पढ़ाई के मामले में, अर्थव्यवस्था से जुड़ा कुछ ऐसा कुछ पल रहा है? हाँ, देखिए, ऐसा कभी काल कक्षाओं में भी अनुभव देखने को मिलता। मैं कुछ वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ईयर तो मैं दिल्ली में चाणक्य IAS एकेडमी के साउथ सेंटर में मैं क्लास ले रहा था। तो इसी झारखंड की एक छात्रा थी, लगभग एक हफ्ते की क्लास के बाद बोली कि सर, मैं इकोनॉमिक्स से PG की हुई हूँ, लेकिन PG जरूर की हुई, लेकिन इकोनॉमिक्स से मुझे जानकारी नहीं है, मैं डिग्री, लेकिन एक हफ्ते में मुझे आज पढ़कर पता चला कि व्यवहारिक अर्थशास्त्र क्या होता। एक सप्ताह में आपने केवल बेसिक को पढ़ाया, बेसिक समझने के बाद मुझे इकोनॉमिक्स की थ्योरी के बारे में भी अब प्रश्न उठने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ मैं जयपुर में क्लास ले रहा था,
पिछले वर्ष ही ले रहा था, वहां पर मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं हमेशा सारे सब्जेक्ट में क्वेश्चन कर ले जाता हूं, इकोनॉमी में फेल हो जाता हूं, मैं काफी नर्वस हूं। कुछ दिन पहले उसका मेरे पास फोन आया, वह राजस्थान पीसीएस की, कि सर इस बार मेरे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सभी सही हों, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और इस बार वो आरएस क्वालिफाई भी कर गया है, एसडीएम में उसकी पोस्टिंग। तो कह सकते हैं कि एक सुखद अनुभव जरूर मिला होगा आपको, है ना? अर्थव्यवस्था को लेकर चुनौतियां भी आई है, लेकिन ऐसी चुनौतियां नहीं आई है जिस पर हमने विजय नहीं प्राप्त किया हो या छात्र को हम सही दिशा में ले नहीं जा सके हों। डिपेंड करता है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। जब हम बेसिक नहीं पढ़ाएंगे, सीधे एडवांस पर आ जाएंगे तो सब्जेक्ट टफ हो जाता है। जब हम अपनी क्लास में इकोनॉमी पढ़ाते हैं, हम सीधे कहते हैं कि इकोनॉमी हम 3 स्टेज पर बेसिक, एडवांस और क्यूआईपी की बात करते हैं। क्यूआईपी का मतलब होता है क्विक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। पहले हम बेसिक लगभग 10 दिन पढ़ाते हैं, बेसिक के बाद एडवांस इकोनॉमी पाते हैं। जब पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हम एक क्यूआईपी प्रोग्राम चलाते हैं। उसको दिन में हम फिक्स नहीं करते हैं, कभी सप्ताह भी हो सकता है, कभी दिन। उस क्यूआईपी के माध्यम से सर हम इवैल्यूएशन करना चाहते हैं। सवाल आ रहा है, चूंकि आपने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, तो क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए क्या विशेष पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है, या कोई राइटअप है कि आप सजेशन करेंगे छात्र छात्राओं को कि आप इनका ही पढ़े या फिर विशेष पुस्तक पढ़े? देखिए, या फिर छात्र छात्राओं को ये सजेस्ट करेंगे कि नहीं, आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, पढ़े, नॉलेज मिलेगा आपको? हम बच्चों से अपने क्लास में सिर्फ इतना करते हैं कि अगर आप क्लास मेरा रेगुलर कर रहे हो, रेगुलर आप क्लास नोट्स बना रहे हो, तो आपको किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर रहे हैं यहाँ पर जो है। तो हम किसी पर्टिकुलर पुस्तक की बात नहीं बताते हैं, लेकिन जब जरूरत बच्चा बार बार हमसे इंसिस्ट करता है नहीं पुस्तक बता दीजिए, तो हम पुस्तक बता। एक सेंटेंस यहाँ और बोलना चाहें, हम क्लास में पुस्तकों के बारे में डिस्कशन इसलिए भी नहीं करते हैं कि मैं लेखक हूँ, मेरी भी पुस्तकें हैं, बच्चा है ना सोचे कि सर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। हम केवल अपने क्लास में डिस्कशन पर फोकस करते हैं, और इसके साथ हम इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल दे रहा, उस पर हमारा फोकस होता है। किसी पुस्तक सर अब हम लोग अंतिम दौर पर चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब एक दो बातें और रह गई हैं हमारे मन में कि यूपीएससी या जेपीएससी की परीक्षा में अर्थशास्त्र की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, यूपीएससी और जेपीएससी या किसी भी सिविल सेवा परीक्षा में, चाहे बिहार पीसीएस की परीक्षा हो, आंध्र प्रदेश पीसीएस की परीक्षा हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह इकोनॉमी की भूमिका बहुत बढ़ती जा रही है। केवल रिटेन एग्जाम में नहीं, इंटरव्यू में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और पूछा जा रहा है कि आज क्या कारण है कि भारत को एक उपभोक्ता बाजार के रूप में देखा जा रहा, और भारत अपनी अर्थव्यवस्था के आधार पर एक साथ रसिया और अमेरिका दोनों को कैसे बैलेंस करके चल रहा। एक साथ हम सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी दोस्ती कर, दूसरी तरफ उनके पड़ोसी देश इजराइल के साथ भी हम दोस्ती कर रहे हैं। तो यह हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत है। एक अंतिम प्रश्न है हमारे लिए कि अर्थशास्त्र कठिन है क्या? क्या कहेंगे आप? अर्थशास्त्र बिल्कुल कठिन नहीं है, अर्थशास्त्र बिल्कुल व्यवहारिक विषय है। कठिन इसलिए बन जाता है कि जब हमें बेसिक का पता नहीं होता, और कठिन कुछ कोचिंग संस्थाओं और शिक्षकों ने बना दिया जिन्होंने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ा ही नहीं हो, और इस बाजारीकरण के दौर में इकोनॉमी पढ़ाने की उनको शौक लग गई, जिस कारण अर्थव्यवस्था को कठिन बना करके प्रस्तुत करते हैं। मैंने शुरू में कहा कि अर्थव्यवस्था बहुत आसान है, कपिल शर्मा का लाफ्टर शो जैसे, तो अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र बहुत ही आसान है। कठिन का करके हम छात्रों को गुमराह नहीं कर सकते कि उनके लिए बर्डन एक कर दें कि वो सोचने लगे कि ये कठिन सब्जेक्ट हम कैसे पढ़ें। जैसे कि मैंने जो सीखा है अपने पत्रकारिता के, चूंकि मैं बहुत सालों से पत्रकारिता करता हूँ, मैंने सीखा कि बचपन मैंने पढ़ा था इम्पॉसिबल, जिसको मेरे गुरु थे, मेरे जो गार्जियन थे, उन्होंने कहा था कि आशीष आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल मैं कर सकता हूँ। तो अर्थशास्त्र कुछ ऐसा ही है। क्या संदेश देंगे सर आप सिटी न्यूज के जो लोग हैं, जो छात्र छात्राएं, उनको क्या संदेश देंगे सर? हम सिटी न्यूज के माध्यम से सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं से मेरा आग्रह है कि अर्थव्यवस्था ही नहीं,
किसी भी सब्जेक्ट को कभी कठिन मानकर न चलें। सब्जेक्ट को हमें आसान बनाना पड़ता है। हमारी क्षमता, हमारी मेहनत, हमारा कमिटमेंट जो होता है किसी भी सब्जेक्ट को आसान बनाना, उसके लिए आप एक सुनियोजित रणनीति अपनाइए। अपने सीनियर से डिस्कशन कीजिए, अपने टीचर से डिस्कशन कीजिए, आपके आसपास जो उससे डिस्कशन कीजिए। जब आप एक वेल प्लान वे में काम करते हैं और जीरो से शुरुआत करते हैं तो अपने आप वह सब्जेक्ट या वह टारगेट अपने आप को इजी लगने लगता, आसान बन जाता है। तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको थ्री टायर सिस्टम एक स्ट्रेटजी अपनानी होगी। बेसिक, एडवांस एंड QIP को लेकर के चलना होगा। सिटी न्यूज लगातार जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कई मुद्दों के विषयों को लेकर आपके बीच आते रहा है। आज शिक्षा से जुड़े जो शिक्षाविद थे हमारे डॉक्टर उदय भान सिंह अर्थव्यवस्था के बारे में हमें बताएं कि विभिन्न जो GPSC है या UPSC है, सिविल, कुछ भी ऐसा जो सब्जेक्ट है पढ़ाई में उसमें कितना अहम भूमिका निभाता है, जिसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। तो पुनः एक बार फिर हम शिक्षा से जुड़े शिक्षाविद जो कहे जाते हैं, जो गुरु कहे जाते हैं, उनसे जुड़े हम फिर से आपके बीच लाएंगे। कैसा लगा हमारा प्रोग्राम हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत नमस्कार।